हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि लॉफिंग फिगर रचना है और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत और शंको चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो धनराज भगत हो जाएगा, क्योंकि धनराज भगत भारत के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और धनराज भगत के द्वारा भिन्न भिन्न विधाओं में मूर्ति शिल्प को गढ़ी चाहे वो पत्थर में मूर्ति शिल्प का निर्माण किया गया हो, चाहे वो लकड़ी में निर्मित किया गया हो, चाहे भिन्न भिन्न विधाओं में इन्होंने अपने कार्य को किया है। उन्हीं मूर्ति शिल्पों में से बहुत ही उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प है लॉफिंग फिगर, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। और ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि लॉफिंग फिगर को धनराज भगत ने किस माध्यम में निर्मित किया था। तो यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है, धनराज भगत आए हुए हैं जो कि भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या है? भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं, चाहे राम किंकर बैज हो, चाहे डीपी राय चौधरी हो, चाहे शंको चौधरी हैं, ये सभी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत का जो जन्म होता है वो 1917 ईस्वी में होता है। ये डेट याद रखना है। और इनका जन्म जो होता है वो लाहौर में होता है। लाहौर पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है तो ये लाहौर भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। परंतु जब 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो धनराज भगत लाहौर से दिल्ली की ओर पलायन करते हैं। और यही कारण है कि धनराज भगत, अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि धनराज भगत किस आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में थे, अर्थात मूर्ति खंड विभाग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये मूर्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं। यहाँ पर अक्सर ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि लॉफिंग फिगर को धनराज भगत ने किस माध्यम में निर्मित किया था। तो इसको इन्होंने पत्थर में निर्मित किया था, अर्थात पत्थर को तराश कर इन्होंने इसमें निर्मित किया था। और इसी में इन्होंने, अर्थात इसी मूर्ति शिल्प में सिरेमिक का भी प्रयोग किया था। सिरेमिक सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस ये आर्टिस्ट हैं और इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मूर्तिकार की बात किया जाए तो इनकी जो मृत्यु जो होती है वो 1988 ईस्वी में होती है। ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए, और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। हैदराबादी स्कूल, गोलकुंडा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल। अर्थात ये बताना है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये जो पेंटिंग है किस स्कूल में निर्मित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा जो स्कूल है ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत आती है। और गोलकुंडा जो है एक दक्कन स्कूल की सब स्कूल मानी जाती है। और इसी गोलकुंडा स्कूल के अंतर्गत जो कि बहुत ही उल्लेखनीय जो पेंटिंग है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, बहुत बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे केबीएस एनबीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। इस पेंटिंग में इतनी मार्मिकता के साथ अंकन किया गया है कि इसमें चांद बीबी घोड़े पर सवार होकर पोलो खेलते हुए दिखाई गई हैं। और इस पेंटिंग में इनके साथ 3 अन्य महिलाएं घोड़े पर सवार होकर पोलो खेलते हुए प्रदर्शित की गई हैं। अर्थात टोटल इस पेंटिंग में 4 महिलाओं को घोड़े पर सवार होकर पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
ये भी पुटअप कर लिया जाता है कि चांद बेबी पोलो खेलते हुए किस मीडियम में निर्मित किया गया है, तो इसको कागज पर वाटर कलर से टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया गया है। इस पेंटिंग को जो निर्मित किया गया है, इसकी टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो इस पेंटिंग को 1750 ईस्वी में निर्मित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पेंटिंग जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरी गुफा स्थित है, और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर उदयगिरी गुफा की बात की जा रही है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो उदयगिरी की गुफा है ये मध्य प्रदेश के विदिशा के अंतर्गत आती है, और ये जो गुफा है ये गुप्तकालीन गुफा मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस काल की गुफा मानी जाती है, तो इसकी काल को आप लोग याद रखिएगा, ये गुप्त काल की गुफा मानी जाती है, गुप्त काल की गुफा मानी जाती है। और ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में वो भी वैष्णव धर्म से ये रिलेटेड मानी जाती है। इस गुफा की महत्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो मिलने वाली जो बहुत ही फेमस एक प्रतिमा है जिसको हम लोग वराह प्रतिमा के रूप में जानते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि वराह की प्रतिमा किस गुफा से प्राप्त होती है, तो वो उदयगिरी गुफा से प्राप्त होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से रिलेटेड एक अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ पर है। दोस्तों अगर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा साथ में आती हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, परंतु अगर उदयगिरी गुफा की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा के अंतर्गत आती है और ये गुप्तकालीन गुफा मानी जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। अगला 4th नंबर का क्वेश्चन है कि शाहजहां के चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। यहाँ पर देखिए जो बात की जा रही है कि शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में विचित्र, नादिर, होनहार और गोवर्धन की बात की जा रही है। तो शाहजहां के चित्रशाला का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं वो थे होनहार। होनहार शाहजहां के दरबार की एक बहुत ही विशिष्ट, यहाँ पर देखिए विशिष्टता की बात की जा रही है, विशिष्ट हिंदू चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो भी उल्लेखनीय चित्र निर्मित किए गए वो आज भी देखने को मिलती है। तो होनहार एक बहुत ही फेमस शाहजहां के शासनकाल के चित्रकार हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है कि कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था। कबीर और रैदास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होती है, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, गोवर्धन और फकीरुल्लाह खान, मंसूर और मनोहर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फकीरुल्लाह खान। इस पेंटिंग को फकीरुल्लाह खान ने निर्मित किया था। इनका पूरा नाम उस्ताद फकीरुल्लाह खान के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये शाहजहां के शासनकाल के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनको याद रखिएगा। अगर इस पेंटिंग की एक और बात किया जाए तो इस पेंटिंग को कागज पर जल रंग की टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया गया था फकीरुल्लाह खां के द्वारा, और इसकी अगर बात की जाए टाइम पीरियड की तो इसको 1640 ईस्वी में निर्मित किया गया था। याद रखिएगा 1640 ईस्वी में निर्मित किया गया था। और ये पेंटिंग जो है अर्थात कबीर और रैदास पेंटिंग जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर केबीएस के एग्ज़ाम में पुटअप किया जाता है। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों ने देख लिया। 6 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो क्वेश्चन है कि चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है,
और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, जोधपुर, मेवाड़, किशनगढ़ और बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, क्योंकि चौगान प्लेयर जो पेंटिंग है वो राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की जो सब स्कूल जोधपुर है उसी के अकॉर्डिंग ये चौगान प्लेयर पेंटिंग को निर्मित किया गया था। इस पेंटिंग में 6 महिलाओं को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है, जबकि चांद बीबी पोलो खेलते हुए पेंटिंग में चांद बीबी के साथ 3 महिलाओं को प्रदर्शित किया गया है। और चौगान प्लेयर जो कि जोधपुर शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया है, इसमें 6 महिलाओं को घोड़े पर सवार होकर पोलो खेलते हुए दिखाया गया। इस पेंटिंग की उत्कृष्टता इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थान दिया गया है। ये पेंटिंग जो है 18वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसको याद रखिएगा, पेंटिंग किस शताब्दी की मानी जाती है, वो 18वीं सदी की मानी जाती है। इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है दाना। और इसकी अगर हम लोग टेक्निक की बात किया जाए तो इसको कागज पर वाटर कलर की टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया गया था। कागज पर कितने वाटर कलर की टेम्परा में इसको निर्मित किया गया था। और इस पेंटिंग की जो टाइम पीरियड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत आती है, चौगान प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह की बारात के चित्रकार हैं, और ऑप्शन के रूप में फारूक बेग, बिशनदास, हाजी मदनी और मनोहर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाजी मदनी। हाजी मदनी के द्वारा ही इस पेंटिंग अर्थात दारा सिकोह की बारात को चित्रित किया गया था। ये पेंटिंग जो है ये शाहजहां के शासनकाल की मानी जाती है। किसके शासनकाल की मानी जाती है, तो याद रखिएगा शाहजहां। इसकी अगर टेक्निक की बात किया जाए, क्योंकि अक्सर KVS में पुटअप किया जाता है, जो कि आप लोगों के आगामी EMRS वैकेंसी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी टेक्निक की बात की जाए तो इसको कागज पर वाटर कलर की टेम्परा टेक्निक में निर्मित किया था। इसको भी किस में निर्मित किया गया था, वो टेम्परा में निर्मित किया गया था। और ये भी पेंटिंग जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर ऑप्शन के लिए दिया गया है बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के समझ हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकुंडा, क्योंकि ये जो नृत्य दृश्यों के लिए जो प्रसिद्ध शैली मानी जाती है और ऑप्शन में जो दिया गया है वो गोलकुंडा दिया गया है। गोलकुंडा जो है वो दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की एक सब स्कूल मानी जाती है गोलकुंडा। लेकिन यहाँ पर दक्कन स्कूल के अंतर्गत जो नृत्यांगनाएं जो एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है उसको हैदराबाद शैली में निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, जो डांसर अर्थात नर्तकियां, ये जो पेंटिंग है इसको हैदराबाद शैली में निर्मित किया गया था। लेकिन यहाँ पर नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध जो शैली मानी जाती है वो गोलकुंडा मानी जाती है। अगर ऑप्शन में गोलकुंडा नहीं होता, हैदराबाद होता, तो हैदराबाद राइट हो जाता, परंतु हैदराबाद नहीं दिया है, गोलकुंडा दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है नृत्य दृश्यों के लिए जो फेमस हो जाएगा वो गोलकुंडा हो जाएगा। तो इन दोनों डिफरेंट को आप लोग याद रखिएगा। अदर नर्तकिया दिएगा और ऑप्शन में हैदराबाद देगा तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हैदराबाद राइट हो जाएगा। आप सभी लोग आई होप समझ चुके होंगे। इस पेंटिंग का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1750 ईस्वी की मानी जाती है। ये पेंटिंग जो है 1750 ईस्वी की मानी जाती है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, क्वेश्चन में नहीं है अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन में बसावन दिया गया है, दशवंत दिया गया है, केशुदास दिया गया है और जो दिया गया है अबुल हसन दिया गया है।
तो यहाँ पर नहीं पुटअप किया जा रहा है। तो अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत जो आते हैं वो बसावन भी आते हैं, दसवंत भी आते हैं, केसु भी आते हैं। अर्थात अकबर के दरबार के ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। और यहाँ पर जो पुटअप हो रहा है कि नहीं आते हैं, तो कौन नहीं आते हैं? अबुल हसन नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि अबुल हसन जो आते हैं वो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, जहांगीर के शासनकाल के कलाकार हैं। और इसके उपयुक्त जो कलाकार हैं वो अकबर के शासनकाल के कलाकार हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है कि टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? बहुत ही फेमस ये पेंटिंग है टर्की कॉक, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ऑप्शन के रूप में मनोहर, मंसूर, बिशन दास और अबुल हसन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंसूर। मंसूर के द्वारा ही टर्की कॉक को निर्मित किया गया था। और ये जो पेंटिंग है ये जहांगीर के शासनकाल की पेंटिंग मानी जाती है। किसके शासनकाल की? जहांगीर के शासनकाल की, क्योंकि जो मंसूर हैं ये बहुत ही फेमस पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका संबंध जो रहा है वो जहांगीर के शासनकाल का रहा है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है कि पटना कलम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन के रूप में कनिंगम, पीसी मानक, टीसी कैटल और डेनियल थॉमस दिया गया है, क्योंकि आप लोगों के आगामी जो बिहार स्टेट का पेपर होने वाला है उसमें भी ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो पटना कलम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीसी मानक। पीसी मानक ने ही पटना कलम की खोज सर्वप्रथम की थी और उसका जो टाइम माना जाता है वो 1943 माना जाता है। और इसकी खोज जो है वो पटना शहर में जो कि उल्लेखनीय जो पेंटिंग है उसकी खोज पीसी मानक जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप सभी लोग याद रखा कीजिए। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है कि बाजार पेंटिंग का संबंध है। और ऑप्शन के रूप में कंपनी शैली, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग और उड़ीसा पेंटिंग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीघाट पेंटिंग, क्योंकि कालीघाट पेंटिंग को ही हम लोग बाजार पेंटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो कलकत्ता की जो बहुत ही फेमस केंद्र कालीघाट मानी जाती है, क्योंकि कालीघाट अर्थात काली का मंदिर जो था, काली मंदिर, इसी मंदिर के पास में जो पटुआ कलाकार रहते थे, पटुआ कलाकार रहते थे और इन्हीं कलाकारों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया जाता था। और ये जो चित्र इतने लोकप्रिय हुए कि ये व्यापार की एक बहुत ही फेमस माध्यम बन गए। तो यहाँ पर काली मंदिर के पास में जो पेंटिंगें मिलती थी उन्हीं पेंटिंगों को हम लोग बाजार पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी के जो कलाकार थे वो पटुआ कलाकार थे। कालीघाट की पेंटिंग बहुत ही फेमस हुई, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक कला का जन्म हुआ। और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19वीं सदी, क्योंकि आधुनिक कला का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है कि 1875 के आसपास, अर्थात 19वीं सदी में आधुनिक कला का जन्म हो जाता है। और 20वीं सदी तक आते आते आधुनिक कला अपने उत्कर्ष की ओर अग्रसर रहती है। लेकिन यहाँ पर जन्म की जब भी बात आ रही है और ऑप्शन में अगर 19वीं सदी है तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 19वीं सदी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुगल दरबार के आश्रितों की अर्थात चित्रकारों का जो आश्रय मिलना बंद हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न प्रांतों में चले जाते हैं और उसी प्रकार से ये आधुनिक कला का जो जन्म होता है। तो इसका जो समय माना जाता है वो 19वीं सदी मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है।
ऑप्शन के रूप में पटना स्कूल, बंगाली स्कूल, मुगल स्कूल और पहाड़ी स्कूल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाली स्कूल। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बंगाल स्कूल है, जिसके अग्रणी कलाकार जो माने जाते हैं वो गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा माना जाता है, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिक जो विचार थे, उनके द्वारा जो बौद्धिक विचारों की जो श्रृंखला स्टार्ट होती है और जो स्वदेश प्रेम हमें देखने को मिलता है। स्वदेश प्रेम कहने का तात्पर्य कि जो ईवी हैवेल थे, उन्होंने भारतीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को अग्रसित करते हैं। इसीलिए बौद्धिक विचार और स्वदेशी प्रेम का जो प्रतिफल जो जन्म होता है जिस स्कूल में, वो स्कूल थी बंगाल स्कूल। और इसके अग्रणी जो कलाकार माने जाते हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचारों के द्वारा ही इस स्कूल का उत्थान होता है। तो यहाँ से बनने वाले जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी वो बंगाल स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है? तीर्थ स्थान। और ऑप्शन के रूप में दिया गया है गया, सारनाथ, कामाख्या और विंध्याचल। ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी तीर्थ स्थान है। बट अगर हम लोग बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गया हो जाएगा, क्योंकि जो गया है ये बिहार में स्थित है, जबकि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, कामाख्या जो है वो आसाम में स्थित है, विंध्याचल जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो गया है ये बिहार राज्य में स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो पुटअप कर रहा है कि बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है तो वो गया है। गया में चाहे बोधि मंदिर की बात किया जाए या भगवान बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके लिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। गया में बहुत ही फेमस हिंदुओं का एक पौराणिक तीर्थ स्थल भी है, तो इसके लिए गया को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ गुफा चित्रों में किस तकनीक का प्रयोग है? ऑप्शन के रूप में दिया गया है फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो और स्केच। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है बाघ गुफा चित्रों में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, इस क्वेश्चन का जो लोग को आता हो वो टेस्ट के रूप में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।